ओके, तो सोगा यूनिट 4 अनपेड सेलर इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर एग्जाम। इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 4 to 5 मार्क्स। वी स्टार्ट विद द मॉड्यूल राइट ऑफ अनपेड सेलर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, वन इज जस्ट इन रैम, अनदर इज जस्ट इन पर्सोनम, वन इज अगेंस्ट गुड्स, अनदर इज अगेंस्ट पर्सन। अगेंस्ट गुड्स में 3 है, लियन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट और रीसेल। इन तीनों में से एक आध मोस्टली एग्जाम में मिल जाता है। अगेंस्ट बायर कम पूछते हैं, बट वी शुड नो कि भाई ऐसा कुछ पूछ लेते हैं वंस इन ए वाइल। यू कैन फाइल अ केस फॉर 4 थिंग्स, बट यहाँ पे कोर में 3 पॉइंट लिखे हैं, प्राइस, डैमेजेस एंड इंटरेस्ट। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले अनपेड सेलर कौन है? तो सेक्शन 45 सब सेक्शन 1, अनपेड सेलर यानी बंदा जिसे आपको पैसे नहीं दिए या देने का वादा किया था बट निभाया नहीं, या फिर उसने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक वेक दे दिया, बट वो चेक जब आपने बैंक में डिपॉजिट किया तो वो हो गया डिसऑनर। यानी या तो हमें पैसे मिले नहीं या फिर पैसे मिल गए बट वो चेक जब बैंक में डाला तो डिसऑनर हो गया, देन यू आर अगेन एन अनपेड सेलर। यू आर सेलर बट अनपेड। सेलर इज वेरी इन इलास्टिक सेंस, यानी आप हो, आपका एजेंट हो तो भी गिन जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि हम ओरिजिनल सेलर ही होने चाहिए। यानी व्हाट आई यूज्ड टू टेल इन क्लासरूम कि से फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर बंदा डीमार्ट में से गुड्स खरीद रहा है, तो डीमार्ट में से जो बेच रहा है वो ओनर नहीं होगा, बट ही हैज़ राइट टू सेल। ओके, ही हैज़ राइट टू सेल, तो वो भी इलास्टिक सेंस में गिना जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1, एक्स सोल्ड सर्टेन गुड्स टू वाई फॉर 50, वाई पेड 40 बट फेल टू पे बैलेंस। तो यहाँ पे क्या होता है, ज़रूरी नहीं आपके सारे पैसे बाकी हो, थोड़े पैसे बाकी हो तो भी अनपेड सेलर हो, नॉट नेसेसरी 100%, थोड़े बाकी हो तो भी आप अनपेड सेलर हो। P sold some goods to R for 60,000 and received a check for full, but presentation पे check हो गया dishonor, then you are unpaid seller. Is it okay? Then right of unpaid seller. सर एक क्वेश्चन है, लिखो, क्वेश्चन है तो टाइप करो। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, क्वेश्चन है तो लिखो, मैं कवर कर लूँगा बीच में, बट एक सेगमेंट खत्म करता रहता हूँ बीच बीच में, अपने कंफ्यूज ना हो कोई भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट। सबसे पहले राइट ऑफ अनपेड सेलर में a lien is there, stopping of the goods in transit is there। पेपर का है तो व्हाट्सएप भेज दो, लास्ट में 5-10 मिनट में देख लेंगे, बराबर। अभी लिंक नहीं तोड़ेंगे, अभी इसके साथ रिलेटेड कुछ है जो पढ़ा रहा हूँ तो पूछ लो। अ लियन ऑन द गुड्स, फर्स्ट पॉइंट, दूसरा स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड थर्ड इज रीसेल। रीसेल का तो जन्म ही कब होगा, जब पहले लियन किया या स्टॉपेज इन ट्रांजिट, आप गुड्स वापस लेके आए और पहले आपने गुड्स किसी को बेच दिए थे बट आप अब फिर से बेच रहे हो, इसलिए वो आता है रीसेल का कॉन्सेप्ट। ओके, सो राइट ऑफ अनपेड सेलर सबसे पहले है लियन, सेलर्स लियन। लियन का मतलब गुड्स हम हमारे पास रख लेते हैं, पोजेसन हमारे पास रख लेते हैं। पोजेसन वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें ये जो अंडरलाइन किया हुआ है वर्ड रिटेन पोजेसन। अनपेड सेलर इज ए लियन ऑन पोजेसरी लियन। हमारे पास जब तक पोजेसन है तब तक लियन राइट है। कब कब लियन राइट कर सकते हैं हम? आपने कैश सेल किया था और पैसे नहीं आए, क्रेडिट सेल किया था, गुड्स है सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द क्रेडिट पीरियड हैज बीन एक्सपायर्ड, और आपके पास ऐसी न्यूज आई कि बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। आई होप यू रिमेंबर, 2 तरह के इंसॉल्वेंट होते थे, एक कॉमर्शियल इंसॉल्वेंट और एक एडजज इंसॉल्वेंट। आई होप यू रिमेंबर ये कौन से इंसॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। फिर ये पॉइंट हम क्लास में डिस्कस करते थे कि भाई राइट ऑफ लियन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। राइट ऑफ लियन इज टू रिटेन द गुड्स, गुड्स हम अपने पास रख लेंगे, और राइट टू रीगेन जो होता है वो होता है गुड्स एक बार अपने पास से चले गए और हम वापस लेके आए। पिन टू करेक्ट आंसर, कॉमर्शियल इंसॉल्वेंट। फिर राइट ऑफ लियन अभी देखा, 3 कंडीशन, तीनों में बीच में और है। और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट यानी रास्ते में गुड्स रोक लेने के। इंसॉल्वेंट बायर हो गया और गुड्स रास्ते में है। इंसॉल्वेंट 2 तरह के होते हैं, एडजज और कॉमर्शियल। हम बात करते हैं कॉमर्शियल इंसॉल्वेंट की। फिर गुड्स आपके पास जब तक पोजेसन में है, पोजेसन यानी फिजिकली गुड्स जब तक आपके पास है तब तक हम ऐसा बोल सकते हैं, गुड्स जब तक आपके पास पोजेसन में है तब तक हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई राइट ऑफ लियन इज देयर। और जैसे ही गुड्स आपके पोजेसन में से निकल गए तो वी कैन से अभी रास्ते में है, वही रास्ते में है तो गुड्स आर इन ट्रांजिट, और आपके पास ऐसी न्यूज आई कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो आप रास्ते में गुड्स रोक सकते हो। उसमें 3 सिनेरियो है। ट्रक किसका है? सेलर का ट्रक है
तो फोन करेंगे तो ट्रक वापस घूम के आ जाएगा गोडाउन में, यानी हमारा सेलर का ट्रक है तो वो अभी भी राइट ऑफ लियन ही है पहले ही ऑप्शन में, क्योंकि हमारे कहने से गुड्स वापस। बायर का ट्रक है तो हमारे कहने से वो ब्रेक पे पैर नहीं रखता है डियर स्टूडेंट्स, एक्सीलेटर पे पैर रखेगा, वो भी रुकेगा नहीं। और तीसरा थर्ड पार्टी कैरियर अगर है तो ही यहाँ पे स्टॉपेज इन ट्रांजिट पॉसिबल है, यहाँ पे ही स्टॉपेज इन ट्रांजिट पॉसिबल है। और पजेशन गया तो राइट ऑफ लियन गया डियर स्टूडेंट्स, पजेशन गया तो राइट ऑफ लियन गया। राइट ऑफ लियन इज लॉस्ट व्हेन बायर्स कैरियर एक्सप्रेसली शेयर्ड वी हैव नाउ होल्ड पजेशन। लियन गया यानी पजेशन गया तो लियन गया। बायर ने बायर का कैरियर वाला है, बायर यानी द पर्सन हु इज बायर, उसका ट्रक है तो अपने कहने से रुकेगा नहीं। और आपने लिख के दे दिया है कि भाई हम कभी किसी के गुड्स रोकते ही नहीं, तो एक्सप्रेसली आपने मना कर दिया, एक्सप्रेस कर लिया, फिर आप उसको मना नहीं कर सकते। तो यही सारे पॉइंट हैं, ऑलमोस्ट आपको सब जगह पे वही मिलेगा। इंडिपेंडेंट क्वेश्चन टर्मिनेशन ऑफ लियन कब हो सकता है? ट्रांसपोर्ट वाला लेके गया, बायर का आदमी लेके गया, सेलर ने उसकी राइट वेव कर दी और एस्टॉपल। ओके, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, आई होप यू रिमेंबर, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इज सच ए स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट कि वो देने से ओनरशिप चली जाती है। अगर आपने वो दे दिया तो ओनरशिप भी गई, फिर आप गुड्स रोक सकते नहीं हो। दूसरे नंबर पे था स्टॉपेज इन ट्रांजिट, जो हमने पूरा डिटेल में देखा, उसमें गुड्स चले जाते हैं, हम वापस लेते हैं, इसलिए बोलते हैं रीगेन पोजेशन। वो है एक एक्सटेंशन ऑफ राइट ऑफ लियन, लियन खत्म होते ही वो शुरू होता है। अगेन सेलर अनपेड होना चाहिए। तुम्हारे पास से गुड्स चले गए हैं, यानी गुड्स आपके पास से चले गए हैं, पार्टेड अवे, गुड्स ट्रांजिट में है, बायर इंसॉल्वेंट हो गया, कौन सा? कॉमर्शियल, एंड राइट इज सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ट्रांजिट किसका था? यानी गुड्स रास्ते में है तो ट्रक किसका है? तो जब तक ट्रांजिट खत्म नहीं होता तब तक हम कोई कॉल ले सकते नहीं है। ट्रांजिट में कुछ नहीं कर सकते, मैक्सिमम ट्रांजिट में गुड्स रोक लेंगे और हम अपने गुड्स वापस रिकवर करेंगे, और उसके बाद थर्ड स्टेज आएगा कि व्हेन यू कैन गो फॉर रीसेल। सर लियन का एक्सेप्शन बता दो। ओके चलो चले जाते हैं रियल के एक्सेप्शन में। ऊपर देखो, लियन का एक्सेप्शन का मतलब पहले समझो। लियन यानी गुड्स हमारे पास रखेंगे, टर्मिनेशन ऑफ लियन यानी आप गुड्स नहीं रख सकते। कब नहीं रख सकते? जब डिलीवरी कर दिए आपने किसी थर्ड पार्टी को, दूसरा बायर का आदमी आके गुड्स लेके गया, तो आप गुड्स नहीं रोक सकते। सेलर ने लिख के दे दिया था हम गुड्स नहीं रोकेंगे, तो नहीं रोक सकते। एस्टॉपल, सेलर ने ऐसा काम किया कि थर्ड पार्टी ऐसा मान लेगी कि भाई हम लियन नहीं रोक सकते। अब उसका एक्सेप्शन का मतलब क्या है? उसका एक्सेप्शन का मतलब ऐसा है कि आप लियन गुड्स के रोक सकते हो। पहले मीनिंग समझ लो, लियन रोक सकते हो। सेलर, अनपेड सेलर ऑफ द गुड्स जो है, हैविंग द लियन, आपके पास गुड्स है, डज नॉट लूज हिज लियन बाय रीजन ओनली व्हेन ही ऑब्टेन्स ए डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स। यानी इफ यू रिमेंबर, मैं क्लास में ऐसा बोलता था कि मान लो कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने आपको पूछा कि भाई आपने इसको गुड्स बेचे हैं, हाँ, तो क्यों आप गुड्स नहीं दे रहे? आप दे दो। आप बोलोगे सर मैं गुड्स तो दे दूं, बट ये आदमी मुझे पैसे नहीं देगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में इसके पास अब पैसे नहीं है, कॉमर्शियल इंस्टॉलमेंट है। तो कोर्ट बोलेगा आपको कि भाई दे दो, बट हम अपना भी देखेंगे ना। हम कोर्ट को बोलेंगे सर आप गारंटी ले लो, कोर्ट बोलेंगे मैं क्यों गारंटी लूँ, हाँ तो फिर फोर्स मत करो। तो even some legal order is against you. This means even if seller has taken a price for the goods under the court case, he can still exercise the right of lien. अगर उसको लगता है मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो रिस्क कौन लेगा? और सुनो, ये कॉमर्शियल इंसॉल्वेंट है, इसीलिए एडजज इंसॉल्वेंट होता तो कोर्ट खुद ही मना कर देता कि आपके पास तो पैसे है नहीं, गुड्स क्यों मांग रहे हो। तो ये उसका एक्सेप्शन है कि यहाँ पे कोर्ट आपको बोलेगी फिर भी आपको गट फीलिंग है तो आप अपने गुड्स रोक सकते हो कि सर मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं क्यों दूँ। इसी ओके, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल उन्होंने एक्सेप्शन का दिया है कि ए सोल्ड कार टू बी फॉर 1 लाख, डिलीवर्ड सेम टू द रेलवेज फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू बायर, रेलवे रिसिप्ट वाज टेकन इन द नेम ऑफ बी एंड सेंट टू बी। अभी देखो आपने कार भी दे दी, पोजेशन भी दे दिया, और रेलवे रिसिप्ट जो था वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल था, यानी आपने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी दे दिया। अब आप थोड़ा लियन कर सकते हो, अब लियन नहीं कर सकते, अब बात खत्म हुई। ये एक्सेप्शन नहीं है, ये नॉर्मल प्रोविजन है। ओके, देन डियर स्टूडेंट्स, स्टॉपेज इन ट्रांजिट और डिस्टिंक्शन दोनों का मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ये एग्जाम में ज़्यादा पूछ सकते हैं।
આમાં રિટેન પોઝેશન છે, આમાં રીગેન પોઝेशन છે, આમાં गुड्स તમારી જોડેથી પાર્ટ થઈ જવા જોઈએ, या तो आपके पास होने चाहिए या कैरियर के पास होने चाहिए, बराबर। राइट ऑफ लियन कैन बी एक्सरसाइज इवन इफ ही इज नॉट इंसॉल्वेंट, बट स्टॉपेज इन ट्रांजिट के लिए इंसॉल्वेंस मैंडेटरी है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट बिगिन होगा जहाँ पे राइट ऑफ लियन खत्म होगा, एस लियन कम्स टू एन एंड, जैसे ही आपके पास पोजेशन गया, और स्टॉपेज इन ट्रांजिट कम्स टू एन एंड जैसे ही गुड्स आपने बायर को डिलीवर कर दिए। एक द एक्सेप्शन दिए उसका केस बता देता हूँ आपको, फिर दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे। व्हेन सेलर हैज असेंटेड टू द सेल मॉर्गेज और डिस्पोजन ऑफ द गुड्स मेड टू बायर, फॉर एग्जांपल ए एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल कार्टन्स इन पोजेशन ऑफ अ वार फिंगर। वार फिंगर यानी अपने ऐसा बोल सकते हैं गोडाउन कीपर। ओके, ए एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल कार्टन्स इन पोजेशन ऑफ वार फिंगर टू बी एंड एग्रीड विद बी दैट प्राइस विल बी पेड टू ए फ्रॉम सेल्स प्रोसीड रिकवर्ड फ्रॉम हिज कस्टमर। ऐसा बात हुआ कि भाई इसको बेचेंगे, इस कस्टमर के जो पैसे आएंगे फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगा। नाउ बी सोल्ड गुड्स टू सी एंड सी ड्यूली पेड टू बी। क्वेश्चन समझते जाओ। ए एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल कार्टन इन पोजेशन ऑफ वार फिंगर टू बी, बी एग्रीड दैट प्राइस विल बी पेड टू ए, बट कब? सेल्स प्रोसीड रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर। अब बी ने बेचा सी ने, सी ड्यूली पेड बी। अब सी ने तो पैसे दे दिए, तो ऊपर बात क्या हुई थी, कस्टमर से जो पैसे आएंगे उसमें से उसको रीपे करेंगे, ऐसी बात हुई थी। ओके, सो ए वांटेड टू एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लियन एंड ऑर्डर्ड वार फिंगर, बट अब क्या हुआ देखो, बी ने सी को पैसे दे दिए, सी ड्यूली पेड बी, बट एनी हाउ बी फेल टू मेक पेमेंट टू ए, तो यहाँ पे तो बी की गलती है। अब ए वांटेड टू एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लियन, ए बोलेगा मुझे पैसे नहीं मिले भाई तो मैं तो गुड्स रोक लूंगा, एंड ऑर्डर्ड वार फिंगर नॉट टू मेक डिलीवरी टू सी। Now it was held that seller has assented to resale. Dear students, अगर आपने किसी को रीसेल करने का अथॉरिटी दिया है तो फिर आप गुड्स नहीं रोक सकते। ओके, आपने बी को राइट दिया था तुम आगे बेच सकते हो, तो बी ने सी को बेचा, अब आप सी से गुड्स नहीं रोक सकते क्योंकि सी तो जेन्युइन बायर था और उसने पैसे भी दे दिए थे। ओके, माउंट DFJ वर्सेस J&J कंपनी लिमिटेड का केस है। बाकी डियर स्टूडेंट्स फिर आता है तीसरा वाला, राइट टू रीसेल। राइट टू रीसेल कब होगा? स्टॉपेज इन ट्रांजिट में आप गुड्स लेके वापस आ गए, राइट ऑफ लियन में पोजेशन हमने अपने पास रखा, अब जो पुराना बायर था वो पैसे देने में नाटक कर रहा है तो हम ये गुड्स किसी और को बेच देंगे, दैट इज राइट ऑफ रीसेल। मोस्टली राइट ऑफ रीसेल हम कब करेंगे? अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के, पेरिशेबल नेचर यानी जो जल्दी बिगड़ जाएंगे वैसे हैं, तो हम बहुत राह नहीं देख सकते, इवन बायर को नोटिस ना दो तो भी चले। एंड व्हेन ही हैज गिवन नोटिस, अगर आपको किसी को रीसेल करना है तो ओरिजिनल बायर को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये इन्फॉर्म करते वक्त ये जो पैराग्राफ है उसको मैं बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाता था, इफ़ यू रिमेंबर, कि भाई प्रभजोत सेलर है और ओल्ड बायर जो है वो जस है, जस ने पैसे नहीं दिए थे, ये समझ लो। हाँ, ये केस स्टडी में पूछेंगे, ऐसे पैराग्राफ होते हैं और हर जगह क्लास में मैं डायग्राम बता के आपको अमाउंट समझाता था, तब आपको ऐसा लगता है लिखा लिखा नहीं लिखा, सर ने लिखा, मैं बोलता था लिखो साइड में, बट बुक में आपके पास जगह नहीं होती थी तो आप लोग लिखते नहीं थे। फिर जब एग्जाम में केस स्टडी आती है तो फिर ब्लैंक हो जाते हो, सर ऐसा कभी सोचा नहीं। हर प्रोविज़न जो टेक्निकल होता है ना, मैं बाजू में हमेशा आपको केस स्टडी के एंगल से ही समझाता कि ऐसा घुमा फिरा के पूछेंगे तो ध्यान रखो ये अमाउंट के साथ, फिर एग्जाम में आएगा ऐसा तो बोलोगे सर बुक में था ही नहीं। बुक में प्रोविज़न तो था ही भाई, एग्जाम्पल भी मैं समझाता हूँ, आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे जस्ट जो था वो पैसे नहीं दे रहा है, बायर था रोहित। ऑप्शन ए ऑप्शन बी का मतलब क्या है कि भाई कॉस्ट प्राइस 5000 थी, सेलिंग प्राइस 7000 है, पहले में प्रॉफिट हुआ 2000, दूसरे में लॉस हुआ 1000 का। तो नोटिस आपको देनी है रीसेल की। अगर आपने नोटिस दे दी है किसको? जस को, कि भाई तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं किसी और को बेच दूंगा, तो अगर आपने नोटिस दी है तो दोनों साइड फायदा है। कौन सा? ऑप्शन 1 में जो आपको 2000 प्रॉफिट मिलेगा वो आप खुद रख लो, आप यानी सेलर यानी प्रभजोत खुद रख लेगा, और अगर लॉस 1000 हुआ तो हम रिकवर करेंगे जस से, क्योंकि जस की वजह से नुकसान हुआ, और जस को हमने रीसेल करने से पहले बताया भी था कि भाई तू खरीद ले, वरना मेरा नुकसान हुआ ना तो तुझसे कॉम्पनसेट लूंगा। बट दूसरी साइड ज़्यादा खतरनाक है कि अगर आपने नोटिस नहीं दिया
तो प्रॉफिट आपको जस को दे देना पड़ेगा, यानी प्रॉफिट आपका नहीं है, गुड्स जस को बेचे थे पहले, और लॉस आपको खुद बेयर करना पड़ेगा। तो दोनों साइड फर्स्ट आते हैं। बट याद रखना नोटिस रिक्वायर्ड ही नहीं है, नोटिस ऑफ रीसेल इज नॉट रिक्वायर्ड। डियर स्टूडेंट्स, अगर गुड्स आपके पेरिसेबल है, यानी फ्रूट्स, जूस, मिल्क एक्सेट्रा है जो जल्दी बिगड़ सकता है, तो आप नोटिस नहीं दोगे तो भी चलेगा। ओके, खुशी की क्वेरी है, अभी आएगा तब वो देख लेंगे। ओके, अभी आया नहीं, क्या चला गया? आया नहीं है, सब सेल आगे आएगा। ओके, राइट ऑफ अनपोर्ट सेलर अगेंस्ट द बायर। अगेन इसमें मैंने बोला था, इसे बोलते हैं जस्ट इन पर्सोनम, यानी राइट अगेंस्ट पर्सन। उसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, बट आगे डायग्राम में सिर्फ 3 थे। एक आप केस कर सकते हो पैसों के लिए। कौन केस करेगा डियर स्टूडेंट्स? सेलर केस नहीं करता है। अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर ही है, फिर वो बायर का राइट अलग से आएगा। सर ये कब होगा? अगर ओनरशिप चली गई है, पोजेशन चला गया है, तो अब आपको गुड्स नहीं मिल सकते। तो सर गुड्स नहीं मिल सकते तो क्या करने का? पैसों के लिए केस करो, शूट फॉर प्राइस। ओके, यू कैन फाइल ए केस फॉर प्राइस। दूसरा, शूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। आपने गुड्स भेजे और सामने वाली पार्टी अभी आपके गुड्स ले ही नहीं रही, तो आप उस पर केस कर सकते हो। सर बट गुड्स नहीं लिया तो किस चीज़ का केस? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। रेप्यूटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। रेप्यूटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट की बात करें तो दिस इज ऑल्सो नोन एज एंटीसिपेटरी ब्रीच। आपको पता ही है एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है, एडवांस में आप मना करते हैं वो। और लास्ट में आता है शूट फॉर इंटरेस्ट। इसमें भी केस वेस बना के पूछे तो याद रखने का कि भाई आपको 1 करोड़ के गुड्स बेचे थे, आपको 1 महीने में पैसे देने थे, आपने 1 साल तक नहीं दिए, तो उस पर इंटरेस्ट 10% अगर मार्केट में चलता है तो 1 करोड़ पे इंटरेस्ट 10 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे इफ देयर इज डिले इन पेमेंट। इज इट ओके? चला गया ऐसा? चलो 2 मिनट ये खत्म करके वापस जाते हैं। खुशी, रेमेडीज फॉर बायर अगेंस्ट सेलर। ये स्टूडेंट्स, बायर के क्या रेमेडीज है? बायर क्या कर सकता है सेलर पे? सिंपल, अगर सेलर नाटक करता है, फेल्स टू डिलीवर गुड्स, आपको टाइम पे नहीं दिया, तो आप उसके लिए डैमेजेस मांग लो। आपको काम करके देना था, कलर वलर का काम नहीं करके दिया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, आप केस कर दो सेलर पे। ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए केस कर दो, एंटीसिपेटिव ब्रीच के लिए केस कर सकते हो, और शूट फॉर इंटरेस्ट के लिए केस कर सकते हो। ओके, तो ये सारे राइट्स बायर के पास भी है। सब सेल में जाते हैं, पेज नंबर 3.79। ये इसका केस कवर तो किया बेटा। चलो, सब सेल पहले पता है, इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय बायर। प्लेज यानी गिरवी रखते हैं कोई चीज, वो सब सेल। द राइट ऑफ लियन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड बाय बायर सेलिंग और प्लेजिंग द गुड्स। डियर स्टूडेंट्स, आप जब बेचते हो, प्लेज करते हो, उससे राइट ऑफ लियन या स्टॉपेज इस ट्रांजिट को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टॉपेज इन ट्रांजिट और राइट ऑफ लियन का तो जो पावर है वो रहेगा। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट सेकेंड बायर कैन नॉट स्टैंड अ बेटर पोजिशन देन ऑफ फर्स्ट। ओके, यानी सेकेंड बायर को कोई ऐसा पावर नहीं मिल जाता। जैसे मान लो मैं ओनर हूँ और मैं गुड्स खुशी को बेचता हूँ, खुशी ने मुझे पैसे वैसे दे दिए, तो खुशी ओनर बन जाएगी। बट ऐसा मान लो कि आर्यन जो है उसने गुड्स मेरे वहाँ से चोरी किए, आर्यन खुद ही मालिक नहीं है, फिर उसने गुड्स खुशी को बेच दिए, तो खुशी मालिक थोड़ी बन जाएगी, खुशी भी मालिक नहीं बन सकती। यानी राइट ऑफ लियन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड बाय बायर सेलिंग और प्लेजिंग द गुड्स अनलेस सेलर इज एसेंटेड। सेलर ने परमिशन दी हो तो बात अलग है, वरना नहीं। तो यहाँ पे वो ऐसा ही बोलना चाहता था नीचे, जो माउंट डीएफ का मैंने केस लिया कि भाई ए ने बी को गुड्स दिए और बी ने सी को बेचा। अभी सी ने पैसे दे दिए, सी जो था उसने पैसे दे दिए, बट ए को नहीं मिले, तो अब ए गुड्स रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपने बी को अथॉरिटी टू सेल दी थी। तो यहाँ पे जब आप अथॉरिटी टू सेल देते हो, फिर आप रोक नहीं सकते। अथॉरिटी टू सेल ना हो तो बात अलग हुई। अथॉरिटी यानी कोई गुड्स बेचने का अथॉरिटी दिया, फिर मना थोड़ा कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ए सोल्ड सर्टेन गुड्स टू बी ऑफ मुंबई, गुड्स आर हैंडेड ओवर टू रेलवे फॉर ट्रांसमिशन टू बी। ओके, इन द मीन टाइम बी सोल्ड दिस गुड्स टू सी फॉर कंसिडरेशन।
नाउ बी बिकम्स इंसॉल्वेंट, अब बी के पास पैसे नहीं है. ए कैन स्टिल एक्सरसाइज द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट. क्यों? बिकॉज हियर वी अज्यूम क्या सेलर डिड नॉट गिव एसेंट टू सब सेल. बी को नीचे बेचने की परमिशन ही नहीं थी. अगर होती तो नहीं रोक सकते. सब सेल का मतलब क्या है कि आपको आगे सब सेल करने की परमिशन है तो सेल करो, वरना नहीं. ओके, जनरली नहीं होती तो आप बेच नहीं सकते. मैं सिंपल समझाता हूँ कि खुशी को पैसों की ज़रूरत थी तो उसके पास एक सोने का हार है. सोने का हार उसने मुथूट फाइनेंस में गिरवे रखा. जब आप कोई चीज़ गिरवे रखते हो बैंक में, उसे प्लेज बोलते हैं, प्लेज. ओके, तो खुशी ने गिरवे रखा वो सोने का हार और उसके सामने उसने लोन ले ली. अब हम ऐसा मान लेते हैं कि वो सोने का हार जो है वो जो बैंक में है उसमें मैनेजर आकांक्षा है. तो क्या लगता है, आकांक्षा के मौसी के लड़के की शादी है और वो हार आकांक्षा को अच्छा लगा जो खुशी ने गिरवे रखा था. क्या आकांक्षा वो हार पहन के जा सकती है शादी में? उसने ध्यान भी रखा और घूम के आके वापस उसने रख भी दिया सेफली. क्या लगता है आपको, ऐसा अलाउड होता है? क्वेश्चन पता चला था आपको? ऐसा अलाउड नहीं होता, ऐसा नहीं चलता डियर. वो वही बोल रहा है कि जब आपके पास एसेंट नहीं है तो आप गुड्स सब सेल नहीं कर सकते, आप गुड्स किसी को बेच नहीं सकते. ओके, आपके पास एसेंट है, आपके पास अथॉरिटी है तो बात अलग हो गई. खुशी ने ईएमआई भरे ही नहीं, खुशी लोन ही नहीं भर रही. अब आकांक्षा बैंक की मैनेजर है तो उसके पास राइट है कि अब वो हार गिरवे रखा हुआ बेच देगी और उसके पैसे से उसका बेड डेट रिकवर करेगी. तो ऐसा आपके पास एसेंट हो तो कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते. ओके, आई होप इट इज क्लियर. फिर ये भी हमने कर दिया. लास्ट में छोटे बड़े पॉइंट आते हैं डियर स्टूडेंट्स कि भाई व्हाट आर द पावर्स ऑफ पावर. तो डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, अगर डिलीवरी टाइम पे नहीं हुई तो आप केस कर सकते हो. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो आप केस कर सकते हो. स्प्लिट ऑफ वारंटी के लिए केस कर सकते हो. रैपिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट कर सकते हैं. और सूट फॉर इंटरेस्ट, अगर एडवांस आपने सामने वाली पार्टी को दिया है तो कर सकते हैं. फिर केस स्टडी डियर स्टूडेंट्स, जून के अटेम्प्ट में इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑक्शन सेल पे एक पेज भर के केस स्टडी दिया था. केस स्टडी कहीं पे भी वो बना सकते हैं, कोई भी पैराग्राफ में. और कोई नया केस एग्जाम में आए तो बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करने का, शांति से पढ़ने का वो क्या कहना चाहता है. आप पढ़ोगे शांति से, देन आई थिंक इट इज़ मैनेजेबल, थिंग्स इज मैनेजेबल, आपके आंसर्स भी राइट आएंगे. चलो, सबसे पहले लीगल रूल. आप गुड्स बेच सकते हो, पार्ट्स में भी आप गुड्स बेच सकते हो. इन लॉट्स ऑल्सो यू कैन सेल गुड्स टुगेदर ऑल्सो. कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है डियर स्टूडेंट्स? ऑन द फॉल ऑफ हैमर 1 2 3 या गोइंग एंड गॉन. और डियर स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो उससे पहले आप अपनी बीड वापस ले सकते हो, वो आपके पास पावर है. राइट टू बीड में भी रिजर्व व्हेन सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय सेलर. ओके, जनरली जब आपको गुड्स बेचने का परमिशन होता है तो जिसके गुड्स बिक रहे हैं वो खुद बोली नहीं बोल सकते. यानी मनुश्री के अगर गुड्स जा रहे हैं और मनुश्री ने ईएमआई नहीं भरा और मनुश्री खुद ऑक्शन में जाके पार्टिसिपेट करना चाहती है तो नहीं कर सकती. बट हाँ, अगर बैंक ने परमिशन दी है कि हाँ मनुश्री आप कर सकते हो, बोली बोल सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. रिजर्व प्राइस, हर चीज़ का एक रिजर्व प्राइस होता है जिसका दूसरा नाम है अपसेट प्राइस. जैसे भाई ये माटी का क्ले है या चाइना क्ले का है, इसकी कीमत शुरू होती है 25,000 से, तो आप 25,000 से कम में नहीं बेच सकते. सर गलती से सेलर ने बोल दिया 20,000 और बायर ने हाँ बोल दिया और 1 2 3 कर दिया तो भी नहीं चलता. ओके, रिजर्व प्राइस से कम में आप बेच नहीं सकते. प्रीटेंडेड बिडिंग, सर खाली खाली बोली बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते. खाली खाली बोली तो वो ऑप्शन होता है वॉइडेबल. वॉइडेबल यानी बायर के पास ऑप्शन है, वो कंटिन्यू भी कर सकता है और कैंसिल भी कर सकता है. बायर के पास ऑप्शन है. वॉइडेबल यानी आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, टू कंटिन्यू और कैंसिल. हर्षल, आफ्टर फाइनल हैमर ओनली सेल इज डन. यस, बट कई बार है ना एग्जाम में फाइनल हैमर
फर्स्ट हैमर ऐसा वर्ड यूज नहीं करते, तो जो हैमर लिखा है वी अज्यूम कि इट इज थर्ड हैमर और यू पुट अ नोट अकॉर्डिंगली। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल है पी सोल्ड कार बाय ऑक्शन, इट वाज नॉक्ड डाउन टू क्यू हु वाज नॉट अलाउड टू टेक इट अवे on a giving a check for a price and signing agreement that ownership should not pass until the check was clear. In the meanwhile, till the check was cleared, Q sold the car to R. It was held that property was passed on to fall of Hammer and therefore R has good title to car. Both sale and subsale are valid in favor of Q and R. समझ में आया? देख लो एक बार फिर से। पी ने कार बेचने के लिए निकाली ऑक्शन में, नॉक डाउन टू क्यू हु वाज ओनली अलाउड टू टेक इट अवे ऑन गिविंग ए चेक। आपको चेक देना है, साइन किया एग्रीमेंट और लेके जाना है। ओनरशिप शुड विल पास ओनली व्हेन चेक इज क्लियर, यानी यहाँ पे एक कंडीशन रखी है हमने कि भाई ऐसे तो फॉल ऑफ हैमर पे ओनरशिप चली जाएगी, बट यार आपका चेक भी क्लियर होना चाहिए। अगर आपका चेक डिसऑनर हो गया तो ओनरशिप ट्रांसफर होगी नहीं। इन द मीनवाइल चेक वॉज क्लियर, यानी डियर स्टूडेंट्स पैसे तो आ गए तो सेल जेन्यून हो जाएगा। सो क्यू सोल्ड कार टू आर, उसने आगे बेच दिया। इट वॉज क्लियर दैट प्रॉपर्टी वॉज पास्ड ऑन द फॉल ऑफ हैमर एंड देयरफॉर आर ऑल्सो हैज अ गुड टाइटल टू कार। बोथ सेल एंड सबसेल आर वैलिड इन फेवर ऑफ क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली। सर थर्ड हैमर मारा और हैमर ब्रेक हो गया तो, अच्छा ऐसा क्वेश्चन था नहीं, ये अलग क्वेश्चन है। सर थर्ड हैमर मारा और हैमर ब्रेक हो गया तो वॉइड होगा। कहाँ मारा हैमर? जमीन पे मारा या जहाँ टेबल पे मारा, उसके बाद टूट गया, उसके बाद टूट गया तो भी सेल तो हो गया भाई। थर्ड हैमर जमीन पे टच हुआ, थर्ड हैमर टेबल पे टच हुआ, यानी ओनरशिप ट्रांसफर। उसके बाद हैमर टूटा तो हवा में तो टूटा नहीं होगा, हवा में टूटा नहीं है तो जमीन पे गिरा, उसके बाद टूटा तो सेल इज डन। सेल इज डन ऑन द फॉल ऑफ थर्ड हैमर। इतना खतरनाक नहीं पूछते जितने खतरनाक तुम्हारे विचार होते हैं, बराबर? इतना चिंता मत करो, बराबर? प्रोडक्ट डैमेज हुआ तो बात हुई थी ना भाई, थर्ड हैमर पे प्रोडक्ट डैमेज हुआ तो बायर हैज टू पे, बायर हैज टू पे। देखो हैमर की वजह से गुड्स डैमेज हो गए तो कब डैमेज हुए ऐसा देखने का। फर्स्ट हैमर में हुआ, सेकंड में हुआ तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो सेलर की गलती, सेलर को लॉस बेयर करने का। और अगर थर्ड हैमर पे गिरा तो बायर को बेयर करने का। इज इट ओके? चलो अब ये भी मैं ना कई बार बच्चों को बोलता हूं कि दिस इज ऑल्सो प्रोबेबल केस स्टडी। अभी तक नहीं पूछी है बट जब आएगी तब बच्चों को पहली बार ही लगेगा कि यार सर ये नया है। इंक्लूजन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज टैक्सेशन इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते थे तब टैक्स का रेट अलग था, और थोड़े टाइम बाद जब गुड्स की डिलीवरी करने गए तो टैक्स का रेट अलग था। टैक्स का रेट इसमें आता है कस्टम, एक्साइज, जीएसटी एंड एक्सेट्रा। तो क्वेश्चन ऐसा है कि हमें कौन सा अमाउंट देना है, पहले वाला या बाद में वाला। तो आई होप विथ डेटा आई वाज टेलिंग कि सेल हुआ है 15/3/2024 को, सेल हुआ है 15/3/2024 को, बट डिलीवरी हमें देने की बात हुई थी अप्रैल में। तो तब हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था मार्च में कि भाई 50,000 प्लस जीएसटी 55,000 में कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर 1 अप्रैल 2024 को जब झगड़ा हुआ, बराबर 1 अप्रैल 2024 को जब टैक्स का रेट चेंज हुआ, उसके बाद आपने गुड्स भेजे 18/4 को, तो टैक्स का रेट पहले 10% था और मान लो अब 20% हो गया। 50,000 प्लस बी 10,000 तो 60। तो सामने वाली पार्टी कितना पैसा देगी? सामने वाली पार्टी बोलेगी मैं तो 55 दूंगा, बात 55 की हुई थी, मैं 60 नहीं दूंगा। तो कोर्ट बोलेगी नहीं ऐसा नहीं भाई, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। गुड्स के तो पहले भी 50,000 थे, टैक्स 5,000 था, गुड्स तो अभी भी 50,000 के और टैक्स 10,000 है, तो आपको 60 देने पड़ेंगे। सर अगर टैक्स का रेट कम हो गया तो जीएसटी अगर 2% हो गया तो कम देने पड़ेंगे। 50,000 प्लस 1,000 51 ही देने पड़ेंगे। तो दोनों चीज होगी, अगर बढ़ गया तो भी आपको देना है, कम होगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये टैक्स चेंज हुआ है, वैल्यू नहीं। बट मान लो वो आपको ऐसा बोलता है कि वाई ने बोला था कि टैक्स बैक्स कुछ भी हो मैं तो 55 दूंगा, टैक्स बैक्स कुछ भी हो
मैं तो 55 से 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं दूंगा। तो ये दोनों अंडरस्टैंडिंग एक्स और वाई की है, ये ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन अगर पूछा तो एग्जाम में। वाई बोलेगा, आपको पूछेंगे विल योर आंसर चेंज, अगर वाई हैज कमिटेड आई एम गोइंग टू गिव यू 55,000 ओनली इररिस्पेक्टिव ऑफ टैक्स चेंज इन फ्यूचर, इररिस्पेक्टिव ऑफ टैक्स चेंज इन फ्यूचर, जो भी टैक्स चेंज हो मुझे उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पे ये लास्ट प्रोविजन ऐसा बोलता है कि बायर वुड हैव टू पे द इंक्रीज प्राइस वेयर टैक्स इंक्रीजेस एंड ही मे डिराइव बेनिफिट ऑफ रिडक्शन इफ टैक्स इज कर्टेल, यानी प्राइस बढ़ा तो आपको ज्यादा देना है, कम हुआ तो कम देना है, बट ये लाइन ज्यादा खतरनाक है। सो सेलर मे एड इंक्रीज टैक्स इन प्राइस, द इफेक्ट ऑफ प्रोविजन इज हाउएवर excluded by an agreement. On the contrary, it is open to the parties to stipulate anything regarding to taxation. यानी अगर Y ने ऐसा बोला है मैं 55 दूंगा तो Y तो 55 ही देगा, ध्यान से सुनो, Y तो 55 ही देगा, बट टैक्स भरने की जिम्मेदारी सेलर पे होती है, टैक्स भरने की जिम्मेदारी जीएसटी की सेलर पे होती है। यानी सेलर को तो 10,000 रुपये सरकार को देने ही पड़ेंगे, या सेलर को तो 1,000 रुपये सरकार को देने ही पड़ेंगे। तुम दोनों पार्टी अपने एंड से जो सोचना है सोचो, सरकार अपना टैक्स जाने नहीं देगी। आजकल आप न्यूज़ इंस्टाग्राम पे देखते होते तो पॉपकॉर्न पे टैक्स की बातें चल रही है, कैरेमल पॉपकॉर्न पे 18%, नॉर्मल पॉपकॉर्न पे 12%, गाड़ी सेकेंड हैंड बेचोगे तो उस पर जीएसटी लगेगा। ऐसा आई होप आप लोग देख रहे होंगे इंस्टाग्राम में, देखा कुछ यूज्ड कार दर्शित, यूज्ड कार, हाँ हाँ हाँ, बाकी सबने नहीं देखा। विधि रुद्र इंश्योरेंस, हाँ ये जो यस यस वाले हैं ना ये पकड़े गए, ये सब इंस्टाग्राम पे अभी भी चल ही रहे। हाँ, एक दो स्मार्ट लोग हैं, इंस्टा डिलीट कर दिया, इंस्टा डिलीट कर दिया, पास हो जाओगे जल्दी, बाकी सब ट्रिक क्वेश्चन के पार्ट हो गए। सर न्यूज़पेपर में आया था वेरी गुड। हाँ ठीक है, थोड़े दिन इंस्टाग्राम बंद कर दो, मर थोड़े जाओगे यार, 15-20 दिन है, फिर टेंशन हो जाएगा। नहीं पढ़ो, हो जाओगे पास, बट थोड़ा दिल से पढ़ो डियर स्टूडेंट्स, दिल से। अपने को पास होना है कि अपने को मम्मी पापा इतना कितनी आशा लेके बैठे हैं तुम लोगों से, पता है? यू डिस्कस विद योर पेरेंट्स, दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। कोई होते हैं आप रिजल्ट नहीं देते तो दुखी हो जाते हैं पेरेंट्स, सी दे विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन व्हेन यू क्लियर योर एग्जाम। दूसरे हम लोग, हमें तो फोटो छापने सबके, तो थोड़ा अभी देखो यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम डियर स्टूडेंट्स, इट्स टुडे इट्स ऑलमोस्ट 24, ऑलमोस्ट इट इज 24, तो यू हैव टू बी लिटल बिट सीरियस, यू हैव टू बी लिटल बिट, इवन यू शुड फील लाइक दैट कि यार આપણે કંઈક તો મમ્મી પપ્પા માટે આપીએ ને। एंड यू मार्क माई वर्ड्स, आपके 12 के परसेंटेज जो आते हैं ना उसमें उनको जो खुशी होती है वो तो है, बट तुम एक बार फाउंडेशन पास करके देखो, वो पूरे गांव में बोलते रहेंगे हाँ આપણો છોકરો फाउंडेशन सीए फाउंडेशन पास कर गया, આપણી છોકરી सीए फाउंडेशन, दे फील वेरी गुड। ओके, तो एक एज ए चाइल्ड इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई योर पेरेंट्स शुड फील प्राउड। मारा बापा तो आखा गाम में कहता पड़े कि पुष्पेंद्र आऊ करे तेऊ करे, यार उनको भी ऐसा होना चाहिए ना, गर्व होना चाहिए ना, ऐसा काम करो थोड़ा। एंड डिस्ट्रैक्शन तो है, मैं मना नहीं करता हूँ, डिस्ट्रैक्शन बहुत है, बट ट्राई टू मिनिमाइज यूज ऑफ लिटिल बिट फोन, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करो, हो जाएगा धीरे धीरे। ओके, सो यहाँ पे आपका यूनिट 4 खत्म हो जाता है। यूनिट 3 तो उतना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट तो भी यूनिट 3 में आपको 2-4 चीज़ देख लेने की, एक केस स्टडी अंदर जो दी है वो देख लेने की, ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होती है, जब गुड्स एसरटेन हो, सेग्रीगेट हो, सेट एसाइड हो, डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए, रेडी टू डिलीवर, और आपने नोटिस दे दी है बायर को, इतनी चीज़ होगी तो फिर बाकी सारे पॉइंट्स तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ट्रांसफ़र बाय नॉन ओनर्स, ट्रांसफ़र बाय नॉन ओनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन यूनिट 3। वो डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है 7 मार्क में सेक्शन 27, या फिर उसमें से छोटे बड़े केस स्टडी आ सकते हैं, क्योंकि एक जनरल रूल क्या है, ओनली ओनर कैन सेल हिज गुड्स, बट उसका एक्सेप्शन क्या है, इवन इफ यू आर नॉट ओनर यू कैन सेल गुड्स लीगली। आप मालिक नहीं हो फिर भी गुड्स बेच सकते हो। तो ऐसा तो कब होगा, अगर आप मर्केंटाइल एजेंट हो तो बेच सकते हो,
मर्केंटाइल एजेंट का डेफिनेशन है। अगर आप जॉइंट ओनर हो और आपके पास पोजेसन है तो आप बेच सकते हो। आपके पास पोजेसन है अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करती तो आप आगे बेच सकते हो। आपके पास गुड्स है जो ऑलरेडी पहले बेच चुके हो आप, और आपके पास पोजेसन था तो ये आपने किसी और को बेच दिया, ये इमोशनल प्रोविजन था। आई होप यू रिमेंबर, कारवार की बात की थी हमने कि एक बार बेच दिया और फिर से बेच दिया। सेल बाय बायर आफ्टर ऑब्टेनिंग पोजेसन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज वेस्टेड। बराबर ओनरशिप ट्रांसफर हो उससे पहले आप किसी और को दे दोगे तो चलेगा, बट ऐसा हायर परचेस में नहीं चलता है, क्योंकि हायर परचेस में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं भरी तो आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते। इफेक्ट ऑफ एस्टोपल, एस्टोपल यानी जब आपको ना बोलने का मौका मिला तब अगर आपने ना नहीं बोला और बाद में अगर आप ना बोलोगे तो नहीं चलेगा। ओके, दैट आई होप यू रिमेंबर। एस्टोपल पार्टनर भी होते हैं, होल्डिंग आउट पार्टनर भी होते हैं, सेक्शन 28 इन पार्टनरशिप एक्ट। एंड द लास्ट वन जो हम पूरा यूनिट पढ़ के आए, दैट इज सेल बाय अनपेड सेलर, राइट ऑफ लियन, ओके, या स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ये दोनों केस में आपको गुड्स वापस लेके रीसेल करने हैं। एंड सेल अंडर द अदर प्रोविजन, यानी आप ऑफिशियल लिक्विडेटर हो या ऑफिशियल रिसीवर हो तो वो केस में किसी पार्टी ने पैसे नहीं दिए तो आप उसे इजीली रीसेल कर सकते हो। कोर्ट विल कम इनटू पिक्चर। आप फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हो, आपको किसी के गुड्स मिल गए और उसका रियल ओनर नहीं मिला तो आप बेच सकते हो। पॉनर पौनी जो भी आकांक्षा वाला मैंने केस दिया था कि भाई आपने गोल्ड का हार रखा है बैंक में, बट हाँ अगर आप पैसे नहीं देते तो फिर वो आपके गुड्स बेच सकते हैं, इवन इफ ही इज नॉट ए ओनर। फिर ये डिलीवरी एक बार फिर से आ जाता है, एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अलग अलग तरह के रूल्स है डिलीवरी के, इम्प्लाइड रूल्स, नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट की पॉइंट याद रखने का। पार्ट डिलीवरी कैन बी कंसिडर्ड एज फुल डिलीवरी। बायर को डिलीवरी के लिए अप्लाई करना है, सेलर कुछ बोलेगा नहीं। प्लेस ऑफ डिलीवरी कुछ डिसाइड नहीं किया तो जहाँ पे गुड्स बेचते हो वो। टाइम ऑफ डिलीवरी जो बोला है वो टाइम, नहीं बोला है तो रीजनेबल टाइम। इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी डिसाइड हुई है तो दे सकते हो, नहीं डिसाइड हुई तो अपनी मर्जी से इंस्टॉलमेंट नहीं ले सकते। रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है, बट छोटे छोटे डिफरेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, सबसिस्ट करेगा। प्राज वनस्पति का केस था। एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी कौन बेयर करेगा, सेलर। गुड्स आर इन पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी, उसे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहते हैं। डिलीवरी हम कैरियर को देते हैं या वार फिंगर को देते हैं तो इसका मतलब डिलीवरी टू सेलर हो गया, बायर हो गया, क्योंकि हम वहां तक गुड्स देने नहीं चाहते। डिटोरिएशन ड्यूरिंग द ट्रांजिट है तो किसकी गलती है वो देखने का, जिसकी गलती है वो बेयर करेगा। और हमेशा बायर के पास अधिकार होता है कि वो गुड्स चेक कर ले। सर अज्यूमिंग और नोट प्रोविजन साथ आंसर में लिख सकते हैं? नहीं, अज्यूमिंग नीचे लिखने का, अगर ज़रूरत पड़ी तो अज्यूम करो, अगर आपको डायरेक्ट प्रोविजन पता है तो प्रोविजन लिखने का। अज्यूमिंग तो क्वेश्चन साइलेंट हो तो लिखने का, क्वेश्चन में कोई क्लैरिटी ना हो तो। ओके, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपका यूनिट 3 भी खत्म होता है। और आपको कोई पढ़ते हो जब घर पे कुछ डाउट होता है, यू कैन टेक अ फोटो, बट प्रीफर यू आस्क वॉइस मैसेज, क्योंकि कई बार आप लोग लिखते हो ना, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आता और मैं बहुत फास्ट देखता हूँ और फास्ट एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता आप क्या कहना चाहते हो। हाँ, सिंपल तरह से क्वेश्चन होगा तो इट्स फाइन, और यू कैन लीव अ वॉइस मैसेज। वॉइस मैसेज हमेशा ऐसा लिखो कि सर मैंने ये पढ़ा तो मैं इसको ऐसा समझ रहा हूँ, तो मैं सही समझ रहा हूँ या गलत समझ रहा हूँ, तो मैं आपको आंसर दे दूंगा कि नहीं ये राइट है या रॉन्ग। ओके, सो कीप स्टडिंग। कुछ प्रॉब्लम हो तो कनेक्ट करो कोई भी सर को, बिल्कुल टेंशन किए बिना। चलो एक क्वेश्चन है बहुत बड़ा। अच्छा सर, एक केस स्टडी का क्वेश्चन है, स्क्रीन पर रखता हूँ, आई होप अदर्स कैन सी। सर एक केस स्टडी का क्वेश्चन था, अगर एजेंट ऑफिस में हो और प्रिंसिपल घर पे हो और प्रिंसिपल से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा और अचानक से कंपनी के शेयर क्रैश होने लगे और प्रिंसिपल को लॉस को बचाने के लिए एजेंट ने शेयर बेच दिए स्टॉक मार्केट में, क्या ये वॉइड है या नहीं? इन शॉर्ट ये क्वेश्चन है कि अगर कोई चीज़ का प्राइस प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं है और एजेंट ने कोई एक्शन ले लिया तो क्या ये वॉइड होगा या नहीं? सी मोस्टली देखो, अगर इसके दो आंसर होते हैं, जब ऐसा इंस्टीट्यूट पूछते हैं तो इंस्टीट्यूट आपके साथ ट्रिक क्वेश्चन खोलती है।
तो आपको एजेंसी के एंगल से ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, कंपनी को बचाने के लिए किया तो फेयर है। बट यहाँ पे आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछना पड़ता है कि क्या एजेंट के पास ऑथोरिटी टू सेल था। अगर एजेंट के पास ऑथोरिटी टू सेल था और उसने सेल किया तो कोई बात नहीं, तो वो जेन्युइन है, तो वो वॉइड नहीं होगा, वो वैलिड होगा। बट अगर उसके पास ऑथोरिटी टू सेल नहीं था तो फिर वो नहीं बेच सकता फिर, क्योंकि ये मिसयूज ऑफ पावर हो जाता है कई बार। इज इट ओके? एक चीज मैं आप सबको बताता हूं डियर स्टूडेंट्स, व्हेन यू राइट डाउन पेपर, ओके, व्हेन यू राइट डाउन पेपर यू ऑलवेज मेक श्योर कि पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज और हो सकता है तो पांचवा पेज और छठा पेज, इतने पेज में आप कोई भी चीज ऐसा कैंसल वेंसल मत करो। You don't go in sequence, and see this fundamental I am telling you even for accounts, okay, not necessary only for not necessary only for law। आप पहले पेज, दूसरे पेज, तीसरे पेज, चौथे पेज पे इतने परफेक्ट आंसर लिखो जो आपको आते हैं। व्हेन आई से परफेक्ट, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बहुत मजा नहीं आ रहा, क्वेश्चन नंबर 4 का ए, बी और सी, ए आपको बराबर नहीं आ रहा है बट बी और सी अच्छा आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, यू स्टार्ट योर पेपर विथ क्वेश्चन नंबर 4B, देन राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 4C, देन यू राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 4A जो आपको थोड़ा सा आता है, देन से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी गुड, A, B and C, देन यू जंप टू क्वेश्चन नंबर 7 A, B and C, डोंट गो फॉर सीक्वेंस। ये स्टैंडर्ड 12th है ही नहीं भाई, ये स्टैंडर्ड 12th है ही नहीं। मैंने मेरी लाइफ में कभी भी CA में क्वेश्चन नंबर 1 पहले नहीं लिखा था। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास के टॉपर रहोगे बट पेपर चेकर को पता है आप कौन? नहीं पता है। आपके पहले 4 पेज से वो डिसाइड करता है कि क्या ये पर्टिकुलर बच्चा टैलेंटेड है, ऑनेस्ट है, जो लिख रहा है वो सच लिख रहा है, उसको आता है वही लिख रहा है या फेंक रहा है। तो पहले 4 या 5 पेज में वो ये जज करेगा। अब देखो, आपको क्वेश्चन नंबर ए नहीं आता है फिर भी आपने कुछ भी लिखा, फेंका यानी, फिर बी और सी आपने ठीक ठीक लिखा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में गए, उसमें ए ठीक आता था, बी नहीं आता था तो कुछ भी लिखा, फिर सी वापस लिखा। अगर आप ऐसा सिनारियो बनाओगे ना तो पेपर चेकर को क्या लिखेगा कि इसको आता है या नहीं आता है, वो लिख ही रहा है। एंड दे स्टार्ट गिविंग 1.5 मार्क आउट ऑफ 5, 1.5 मार्क आउट ऑफ 6, और फिर लास्ट में जाते जाते आपका आंसर करेक्ट भी होगा ना, कंपनी सेट का एकदम परफेक्ट आंसर लिखा होगा ना, तो भी वो 7 में से फिर 2-2 ही देंगे। तो यू जस्ट मेक श्योर कि भाई आप आपके नोटबुक्स, अकाउंट्स में भी जो परफेक्ट आंसर आता है वो लिखो भाई पहले। एंड सी व्हाट विल हैपन इफ यू गो फॉर दिस क्राइटेरिया। ध्यान से सुनो, जब आपको आता है वो सब लिखोगे ना, तो आपको 1 घंटे के बाद आप 40 मार्क का पेपर लिख लोगे ना, लॉ का या अकाउंट्स का, जो आता है वो पहले, तो उससे क्या होगा, आपका हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगा, आपका दिमाग थोड़ा फोकस हो जाएगा कि हाँ मैंने 40-50 मार्क्स का तो अच्छा लिख लिया है, अच्छा लिखा है, फ्लो में लिखा है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। तो उसके बाद बाकी का पेपर भी लिखोगे ना, उसका क्वालिटी इंप्रूव हो जाता है, सिली मिस्टेक कम होगी। कई बार ऐसा होता है, पहले 1 घंटे में अगर आपने गड़बड़ कर दी ना, तो बाकी के 2 घंटे आपका दिमाग घूमता ही रहता है कि यार ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बैलेंस शीट टैली नहीं हुई, एनपीओ में गड़बड़ हो गई, फिर बाकी के 1.5 घंटे भी यू विल कीप ऑन मेकिंग सिली मिस्टेक। सो यू मेक श्योर कि पहले घंटे में अकाउंट्स और लॉ में जो आपको बेस्ट आंसर आता है वही लिखो। उससे दिमाग को पता चलता है कि मैंने 40-50 मार्क का सिस्टमेटिक पेपर लिख लिया, अब मुझे पास होने की चिंता नहीं है। फिर आपके 60 प्लस आएंगे, 70 प्लस जाएंगे, वो फ्लो वैसे बैठेगा ना। यू डोंट गो इन सीक्वेंस इफ यू डोंट नो। तो फेंक नहीं कराना बालको। एक पेपर 30 मिनट्स मैंडेटरी चेकिंग है सीए का, सीए के पेपर एक 30 मिनट्स मैंडेटरी चेकिंग है, उनको वेबकैम ओपन करके चेक करना होता है, तो वो आपका रफ चेकिंग नहीं करेंगे, तो वो आपको मार्क्स देने ही नहीं वाले। आप फेंकना शुरू करोगे वो मार्क्स देंगे ही नहीं। ऐसे ही 14% 15% रिजल्ट आता है। वो पढ़ते हैं इसीलिए तो नहीं आता रिजल्ट, नहीं पढ़ते तो मार्क्स आ जाते आपके। तो वो पढ़ेंगे એટલે બહુ આપણે વાર્તા કરવી નહીં, બરાબર? અને કોઈ તમને સલાહ આપતું હોય ને આડી અવડી તો માનતા નહીં, પહેલાં એવું પૂછી લેજો કે ભાઈ તું સીએ છે, એ પેલો કે ના, તો એને કે ઘરે જઈને સૂઈ જા, બરાબર? वो सब फंडामेंटल यहाँ पे नहीं चलते।
ध्रुव का क्वेश्चन क्या था सर, बट सिनारियो के हिसाब से ऑर्डिनरी प्रूडेंस हुआ ना? हाँ, ऑर्डिनरी प्रूडेंस हुआ सिनारियो के हिसाब से। चलो, इज इट ओके? चलो पढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ लक, डरने का नहीं, मेहनत फुल करो, एवरी डे 10 आवर्स इफ़ यू आर स्टडिंग, कोई आपको फेल नहीं कर सकता। और अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाने का भाई, अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाने का, यू हैव टू वर्क हार्ड। चलो, टेक केयर, बाय।